हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013 का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। ये टॉपिक न्यूली एडेड है इन चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट एज पर द न्यू सिलेबस। ये इंटरमीडिएट के लिए हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। ऑडिटर को क्या करना होता है, रिपोर्टिंग मतलब क्या क्या रिपोर्ट करने होते हैं मैटर्स जो अपनी ड्यूटीज के फॉर्म में एज पर द कंपनी एक्ट। सबसे पहले सेक्शन 143 क्लोज 1 में कौन कौन से मैटर हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करने होते हैं कि उसने कोई लोन्स वेदर जो कंपनी ने लोन या एडवांसेस हैं जो लिए हुए हैं वो अगेंस्ट नाउ कंपनी के इंटरेस्ट में और मेंबर के, और जो लोन लिए हुए हैं एडवांस सिक्योर्ड किए गए हैं वो डिपॉजिट शो किए हुए हैं, या फिर जो ट्रांजेक्शन है वो रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए बुक एंट्री में, वो प्रेजिडुअल इंटरेस्ट है मतलब अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, या फिर कोई कंपनी जो एक नॉन बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नहीं है, जो बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, उसने अपने एसेट्स को सेल किया जैसे शेयर सिक्योरिटी एट लेस प्राइस पे अदर देन द परचेज प्राइस, या फिर अगर जो शेयर्स हैं अलॉटेड किए गए कैश के लिए, कैश रिसीव्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो उनकी पोजीशन क्या है और उनकी पोजीशन अकाउंट बुक में और बैलेंस शीट में करेक्ट है, मिसलीडिंग होनी नहीं चाहिए। ऑडिटर को ये सारे मैटर तभी रिपोर्ट करने हैं जब उसको कोई स्पेशल कमेंट देना हो। अगर वो सेटिस्फाइड अपने इंक्वायरी से तो उसको कोई ड्यूटी नहीं बनती कि वो रिपोर्ट करे, बट वो रिपोर्ट तभी करेगा जब उसको कोई भी आंसर कोई भी क्वेरीज का आंसर है वो एडवर्स फाइंड आउट करता है। देखो कौन कौन से मैटर रिपोर्ट करने होते हैं। जो लोन्स एडवांसेस हैं जो अगेंस्ट है इंटरेस्ट कंपनी में वो शो की गए हैं डिपॉजिट से, या फिर जो ट्रांजैक्शन है जो बुक एंट्री से रिप्रेजेंटेड है वो अगेंस्ट है इंटरेस्ट के, या फिर जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं है, उसने सेल किया अपने एसेट जैसे शेयर सिक्योरिटी या उस प्राइस पे जो लेस देन परचेज प्राइस पे, या फिर जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो रिवेन्यू अकाउंट पे चार्ज किए गए हैं, या फिर जो शेयर्स हैं कैश के लिए अलॉटेड गए हैं, कैश रिसीव्ड है, अगर नहीं है तो उनकी जो पोजीशन है अकाउंट्स बुक में और बैलेंस शीट में करेक्ट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। और ऑडिटर को तभी मैटर पे रिपोर्ट करना है जब उसको कोई स्पेशल कमेंट देना है, या और अगर वो सेटिस्फाइड है इंक्वायरी से तो उसको कोई ड्यूटी नहीं है वो रिपोर्ट करे, और वो रिपोर्ट तभी करेगा जब उसको कोई भी क्वेरी का आंसर है उसको एडवर्स में मिले। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेक्शन 143 सब क्लोज 2 में क्या क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है जो उसने अकाउंट्स हैं एग्जामिन किए गए हैं और उसको रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है कंपनी के लिए, मेंबर्स के लिए भी, किस पे अकाउंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो लेट डाउन जनरल मैटर में लेट डाउन किए जाते हैं, मतलब अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोविजन। और इसको ये भी लिखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेट करना है ट्रू है, फेयर होनी चाहिए एज पर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और किस रूल के अकॉर्डिंग एज पर द रूल 11 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। ये कह रहा है सेक्शन 143 सब क्लोज 2 कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अकाउंट एग्जामिन पे, और उसको रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है किस पे, अकाउंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो जनरल मैटर में लेट डाउन किए जाते हैं और एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये भी लिखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे एज पर द रूल 11 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम सेक्शन 143 क्लोज 3। ऑडिटर को रिपोर्ट में यही मैटर्स भी स्टेट करने पड़ते हैं। कौन कौन से मैटर की ऑल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन है वो उसके बेस्ट है अपने नॉलेज से और बिलीव से जो नेसेसरी है या ऑडिट के लिए रिक्वायर है, अगर नहीं है तो उसका सच इन्फॉर्मेशन का मतलब इफेक्ट क्या है सच इन्फॉर्मेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ऑडिटर के ओपिनियन में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एज पर द लॉ है होने चाहिए और एडिकेट होने चाहिए पर्पज ऑफ ऑडिट। वेन एवर जो कंपनी है बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो ऑडिट में लिखी हुई है वो एग्रीमेंट होनी चाहिए किससे, बुक ऑफ द अकाउंट में और रिटर्न में, मतलब इन दोनों के बैलेंस एग्री होने चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई करनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, और ऑब्जर्वेशन या कमेंट देना जो ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किया, या फिर कोई डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड है जो डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। और कौन कौन से मैटर को रिपोर्ट करना है कि जो ब्रांच ऑफिस है कंपनी की वो कोई और के द्वारा मतलब किसी और पर्सन के द्वारा ऑडिट किया गया है जो अदर देन अ कंपनी ऑडिटर में, और कैसे वो डील किया हुआ है जब वो प्रिपेयर कर रहा था रिपोर्ट में। मतलब ये कह रहा है कि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो अदर ऑडिटर इशू कर रहा है
और कैसे वो मतलब डील किया गया है रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में, या फिर कोई क्वालिफिकेशन रिजर्व या एडवर्स रिमार्क है मेंटेनेंस में, अकाउंट्स में, या फिर अदर मैटर जो भी इससे कनेक्टेड है, या फिर ये चेक करना है कि कंपनी ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल है with reference to financial statement and operating effectiveness of such control, ये कंट्रोल है या नहीं। और ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं होती है, छोटे मोटे लोगों जैसे उस लोगों पे जो जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, जैसे उस लोगों पे जो 50 रुपये कमाते हैं और 25 रुपये का उधार लेते हैं, 25 रुपये बोरो करते हैं, मतलब उसका मतलब मतलब ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। और जो कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेस है और बोरिंग लेस देन 25 करोड़ है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये कह रहा है कि जो कंपनी के सफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ओपीसी पे, स्मॉल कंपनी पे, और जो कंपनी का जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेस हो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो एग्रीगेट बोरिंग है वो लेस होनी चाहिए 25 करोड़ से। अब ये कह रहा है कि अदर सच मैटर्स, और कौन कौन से मैटर हैं जो कंपनी एज पर कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 के लिए हिसाब से जरूरी है, मतलब कौन कौन से अदर मैटर हैं जो इनमें हमें रिपोर्ट करने हैं। कौन कौन से मैटर हैं जो कंपनी को रिपोर्ट करने हैं, देखो सबसे पहले कंपनी ने डिस्क्लोज किया है इम्पैक्ट, जो कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग है या फिर मतलब कोई भी केस, लिटिगेशन का मतलब होता है केस जो इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पे, जो फाइनेंशियल पोजीशन पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट करता है। ये कह रहा है कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया है क्या जो इम्पैक्ट है जिसको पेंडिंग केस में जो फाइनेंशियल पोजीशन पे जो कोई इफेक्ट है वो उसने कंपनी ने डिस्क्लोज किया है व्हेन एवर, या फिर कोई डिले हुआ है ट्रांसफरिंग अमाउंट जो किस में ट्रांसफर करनी है, जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में बाय द कंपनी, क्या फिर डिले हुआ है इसमें ट्रांसफर करने में, या फिर जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट 2013, या फिर कंपनी प्रोविजन बनाया है जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है या फिर एएस में फॉर मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस, मतलब कोई भी जो लॉसेस हैं जो आगे फ्यूचर में हो सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर कंपनी ने यूज़ किया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनी बुक्स को मेंटेन करने में, और उसके पास फीचर होना चाहिए ऑडिट ट्रायल फैसिलिटी, और वो जो ऑडिट ट्रायल फैसिलिटी है वो थ्रू आउट ईयर ऑपरेटेड होनी चाहिए, और जो ट्रायल फैसिलिटी है वो टेम्पटेड नहीं होनी चाहिए, मतलब रोकनी नहीं चाहिए, और प्रिजर्व करनी चाहिए कंपनी के द्वारा एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। ई पॉइंट क्या कहता है कि वेन एवर मैनेजमेंट ने अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज और बिलीव से रिप्रेजेंट किया अदर देन इन नोट्स टू अकाउंट, नोट्स के टू अकाउंट्स के मतलब अलग से रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट किया कि उसने कोई फंड्स या एडवांस या इन्वेस्टेड नहीं किया अदर कंपनी में या इंटरमीडिएट के थ्रू जो रिकॉर्डेड हो राइटिंग में अदरवाइज, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया हूँ अदर एंटिटी में, जो कोई भी आइडेंटिफाइड किया जिसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन हो कंपनी, या फिर नो फंड्स हैज बीन रिसीव्ड, मतलब कोई भी फंड्स हैं जो कंपनी के द्वारा रिसीव नहीं किए गए हैं कोई भी एनी अदर पर्सन से, एंटिटी से, या फिर इंटरमीडिएट से, ठीक है, राइटिंग में या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो कंपनी हो। बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर जिसके बेस पे ऑडिटर कंसीडर करता है वो रीजनेबल अप्रोप्रिएट है, मतलब ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर कंसीडर करता है रीजनेबल अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसिस में, कि उस प्रोसीजर से ऑडिटर को कुछ भी नोटिस नहीं किया जिससे उसको बिलीव हो सके कि इसमें जो क्लॉज हमने 1 और 2 पढ़ा है उसमें बिलीव हो सके कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब हम फटाफट सेक्शन 143 क्लॉज 3 का फटाफट रिवीजन करेंगे। हमने क्या पढ़ा, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दिखाना है, मतलब स्टेट करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन है और एक्सप्लेनेशन है उसके नॉलेज के हिसाब से बेस्ट होनी चाहिए, बिलीव के हिसाब से जो ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो जो सच इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और जो ऑडिटर के ओपिनियन में जो बुक्स ऑफ द अकाउंट है वो एडिकेट होना चाहिए पर्पज ऑफ ऑडिट, या फिर जो
वेदर कंपनी की जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस है वो एग्री होने चाहिए बुक्स ऑफ द अकाउंट और रिटर्न से। और ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स क्या हैं ऑडिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, व्हेन एवर कोई ये डायरेक्टर है वो डिसक्वालीफाइड तो नहीं है कि अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई होने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और कौन कौन से मैटर हैं कि जो ब्रांच ऑफिस है अगर किसी और ऑडिटर ने जो अदर देन कंपनी ऑडिटर ने ऑडिट किया तो जो उसकी रिपोर्ट है उसको देखना और कैसे वो डील की हुई है जब वो प्रिपेयर कर रहा था रिपोर्ट में, मतलब कैसे उसने बनाई है। या फिर कोई जो क्वालिफिकेशन रिजर्व या एडवर्स रिमार्क है किसके ऊपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स या अदर मैटर जो इससे कनेक्टेड है। या फिर जो कंपनी के पास सफिशिएंट एडिकेट इंटरनल कंट्रोल है विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। और वो सच रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, छोटा मोटा लोगों पे, जैसे उस लोगों पे जो 50 रुपए कमाते हैं और 25 रुपए बोरो करते हैं, मतलब ओपीसी स्मॉल कंपनी, जो कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एग्रीगेट बोरिंग है वो क्या है लेस देन 25 करोड़ है। और अदर कौन कुछ मैटर है जो कंपनी को ऑडिटर को मतलब स्टेट करने पड़ते हैं एज पर द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। वो क्या क्या है कि कंपनी ने एडिकेटली डिस्क्लोज किया गया है जो इफेक्ट है लिटिगेशन का फाइनेंशियल पोजीशन पे, या फिर जो कोई डिले हुआ है ट्रांसफर करने में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड में उसमें ट्रांसफर डिले हुआ है नहीं, या फिर जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है पे किया है एज पर द कंपनी एक्ट रिक्वायरमेंट, या फिर जो कंपनी ने प्रोविजन बनाया है जो लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फॉर मटेरियल लॉसेस या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए। या फिर कंपनी ने यूज़ किया है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में, और उसके पास ऑडिट ट्रायल फैसिलिटी है जो ऑपरेटेड कर रही है थ्रू आउट द ईयर, और वो ऑडिट फैसिलिटी रुकनी नहीं चाहिए और प्रिजर्व करनी चाहिए कंपनी के द्वारा एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड रिटेंशन। ई पॉइंट क्या कहता है कि मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंट किया अपनी नॉलेज के हिसाब से और बिलीव के हिसाब से अदर देन इन नोट्स अकाउंट की उसने कोई भी फंड्स एडवांस नहीं किए हैं आइदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली या राइटिंग में अंडरस्टैंड करने में जिसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हो कंपनी हो, या फिर उसने कोई भी फंड्स रिसीव नहीं किए हैं कोई भी एंटिटी से या फिर अदर एंटिटी से पर्सन से या फिर फॉरेन एंटिटी या इंटरमीडिएट से राइटिंग में या फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, या फिर कोई सिक्योरिटी नहीं गारंटी किया जिसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या हो कंपनी हो। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है इसी का ही ई पार्ट का कि जो बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने कंसिडर किए हैं अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट है जिसमें उस सर्कमस्टांसिस में और उसकी मदद से ऑडिटर को कुछ नहीं मिला जिससे वो बिलीव कर सके जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लोज किया जिसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेक्शन 143(4). इसमें क्या कहता है कि जब ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है तो वेयर एनी ऑफ द मैटर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट इज आंसर्ड इन नेगेटिव और विद क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट में, मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी रिपोर्ट में अगर कोई भी मैटर लिख रहा है वो इंक्लूड किया गया ऑडिट रिपोर्ट में उसका आंसर नेगेटिव में है या क्वालिफिकेशन से है तो ऑडिटर को उसका रीजन देना पड़ेगा सेक्शन 143(4) में कि वो उसके ऊपर नेगेटिव या फिर क्वालिफिकेशन क्यों है उसका रीजन देना पड़ेगा। सेक्शन 143(9) क्या कहता है कि ऑडिटर को सारे कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो भी रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 143(9). अब नेक्स्ट करेंगे हम सेक्शन 143 क्लोज 11। ये क्या कहता है रिपोर्टिंग ऑन अदर मैटर्स एट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन से अदर मैटर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है एनआरएफए नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी कंसल्ट करके बाय जर्नल या स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकता है डायरेक्ट कर सकता है सच क्लास ऑफ द कंपनी जो भी स्पेसिफाइड है ऑर्डर में कि जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट में वो स्टेटमेंट होनी चाहिए और मैटर्स होनी चाहिए जो स्पेसिफाइड किए हैं। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड। ये कहता है कि सेंट्रल रिपोर्टिंग टू मतलब रिपोर्टिंग में फ्रॉड दो जगह करते हैं हम रिपोर्ट को, एक तो रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी और बोर्ड या फिर रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एज पर द कंपनी एक्ट कब करेंगे जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसको ये बिलीव होता है कि यहाँ पे फ्रॉड है, तब क्या करेगा जो
अगर फ्रॉड में इंडिविजुअली और या फिर एग्रीगेट में अगर अमाउंट है 1 करोड़ या अबोव से इन्वॉल्व है जो ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कमिटेड किया है, तो क्या करेगा ऑडिटर, क्या करेगा वो मैटर को रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को बस उस टाइम में और मैनर में जो स्पेसिफाइड है। और रिपोर्ट ऑडिट टू ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड को कब करेगा? अगर फ्रॉड का अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़ और ऑडिटर क्या करेगा रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड को करेगा अदर केसेस में उस टाइम में एंड सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अब हम फटाफट इसका रिवीजन कर सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड, ये कहता है कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग हम किसको करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, ऑडिट कमेटी और बोर्ड को करते हैं। जब फ्रॉड का अमाउंट है वो 1 करोड़ से अबोव होता है और उसमें इम्प्लॉय या फिर ऑफिसर इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे मैटर्स को रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टाइम में और मैनर में एज में स्पेसिफाइड। और इस केस में अगर फ्रॉड की अमाउंट 1 करोड़ से कम है, लेस देन 1 करोड़ है, तो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे और बोर्ड को भी करेंगे अदर केस में उस टाइम में और मैनर में जो स्पेसिफाइड है। इसी के साथ साथ हम अपना रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का टॉपिक ब्यूटीफुल मैनर में ख़त्म करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो कमेंट द बिलो। थैंक यू।